हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कल के टॉपिकों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े थे बहुत महत्वपूर्ण थे। चलिए देखते हैं। जो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है कोलाइडी विलेनों के गुण। कोलाइडी विलेनों के प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। इन्हीं टॉपिकों के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। इन टॉपिकों को एक बार अगेन रिपीट करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 नंबर में या तो टिप्पणी करने पर या तो परिभाषा करने के लिए इन प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कोलाइडी विलेनों के गुण में मैंने आपको बताया था कि इसका जो पहला गुण है, पहली प्रॉपर्टी है, जिसका नाम था वैद्युत कण संचलन। ये आपका पहला टॉपिक है, मतलब पहला प्रकार है जिसे हम लोग कहेंगे कोलाइडी विलेनों का पहला गुण था। ये है क्या? इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोलाइडी विलेन होते हैं, कोलाइडी विलेनों में जितने भी कण पाए जाते हैं, चाहे वो विलेय के हों चाहे विलायक के हों, इन कणों पर आवेश पाया जाता है। मतलब ये आवेशित कण होते हैं, इन पर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव किसी एक प्रकार का आवेश उपस्थित रहता है। और ये आवेशित कण या ये पूरा कोलाइडियल सॉल्यूशन जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये कण क्या करते हैं, अपने से विपरीत प्रकार के प्लेट पर चलने लगते हैं, उनकी ओर गतिमान हो जाते हैं और वहाँ पहुँच करके ये क्या करते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, इकट्ठा होकर के जम जाते हैं। तो ये जो घटना है कणों का अपने से विपरीत प्रकार के प्लेटों पर जा करके अवक्षेपित होने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचलन। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। कोलाइडी विलेन में उपस्थित सभी कणों पर आवेश होता है, अर्थात इन कणों पर या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक किसी एक प्रकार का आवेश उपस्थित होता है। और जब किसी कोलाइडी विलेन को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कोलाइडी कण अपने से विपरीत प्रकार के आवेश वाले प्लेट की ओर, मतलब जैसे कणों पर अगर पॉजिटिव आवेश है तो ये कण नेगेटिव प्लेट की ओर गतिमान हो जाएंगे, और अगर कणों पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कण पॉजिटिव प्लेट की ओर गतिमान हो जाएंगे। बात समझ में? पर गतिमान हो जाते हैं और उन प्लेटों पर पहुंच करके ये क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। कणों का अपने से विपरीत प्रकार की प्लेटों पर पहुंच करके अवक्षेपित होने की घटना को, स्कंदित होने की घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। बात समझ में? तो ये हमारे कोलाइडी विलेन का पहला प्रॉपर्टी होता है, पहला गुण होता है। ठीक। एंड दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं अस्कंदन। अस्कंदन या अवक्षेपण। अस्कंदन या अवक्षेपण, इसके रेफरेंस में भी मैंने आपको बताया था कि अस्कंदन या अवक्षेपण क्या होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या तो वो नेगेटिव होते हैं, किसी एक प्रकार का आवेश उन पर उपस्थित रहता ही रहता है। तो देखिए, अगर सभी कण, जितने भी कोलाइडी विलेन के कण हैं, सभी कणों पर किसी एक प्रकार का अगर आवेश है तो ये कण, आप जानते हैं कि अगर समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो भाई कोलाइडी विलेनों पर समान प्रकार का आवेश होता है, तो सीधी सी बात है कि जितने भी आवेशित कण हैं, सभी आवेशित कण एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसी के कारणवश, धक्का देने के कारणवश, मतलब एक दूसरे को समान प्रकार के आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिससे हमारे कोलाइडी विलेनों का जो अस्तित्व होता है ये बना रहता है। पर जब किसी कारणवश, किसी प्रोसेस के जरिए जब ये जो आवेशित कण है, जब ये कम या नष्ट होने लगते हैं, तो इस परिस्थिति में हमारे कोलाइडी सॉल्यूशन के जितने भी कण होते हैं ये पास पास आने लगते हैं। नष्ट होने का मतलब यहाँ ये नहीं कि उनका धन आवेश या ऋण आवेश समाप्त हो जाता है। नष्ट होने का ये मतलब है कि ये अपने से विपरीत प्रकार के किसी आवेश के साथ संयोग कर लेते हैं।
बात समझ में? तब क्या होता है कि जो हमारे आवेशित कण होते हैं ये संयुक्त होने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं, और जब ये पास पास आने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, तो एक परत के रूप में जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो घटना होती है, ये जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। बात समझ में आई? ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्कंदन या अवक्षेपण। बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही था। एंड तीसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। तीसरा हमारा टिंडल प्रभाव। क्या होता है टिंडल प्रभाव? देखिए, टिंडल प्रभाव कक्षा 9th में भी आपने थोड़ा बहुत विज्ञान में पढ़ा होगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। हम आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं, पुनः आप समझिए इसे। देखिए, टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों के द्वारा घटने वाली वह घटना है जिसमें हम प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ देख पाते हैं। बात समझ में आई? मेरे कहने का ये मतलब है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जैसे अभी धूप है, तो ये धूप अगर हम बाहर देख रहे हैं तो क्या ये धूप की किरणें या प्रकाश की किरणें हमको दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। बात समझ में आई? जैसे धूप है, अगर सूर्य की प्रकाश जो है अगर बाहर निकला हुआ खूब तेजी से चमक रहा है, और इस परिस्थिति में बाहर धूप तेजी से है, लेकिन वो प्रकाश की किरणें क्या आप देख पाते हो? बिल्कुल नहीं। आप उन किरणों को नहीं देख सकते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब यही घटना एक प्रोसेस के जरिए, एक प्रक्रम के जरिए होने लगती है, तो प्रकाश की किरणें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अच्छा उदाहरण, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले उदाहरण में कि अगर आपका कोई बंद कमरा हो, इस बंद कमरे में हल्की सी कहीं प्रकाश की रोशनी आए, तो आप देखते हैं कि उस प्रकाश की रोशनी में ढेर सारे छोटे छोटे कण जो होते हैं इधर उधर मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। हाँ, आपने ये घटना देखी, तो वो जितने भी कण ऐसे दिखाई देते हैं, उन कणों में एक्चुअली आपको प्रकाश उतना मोटा से दिखाई देता है, लाइन टू लाइन, कि प्रकाश आ रहा है, एग्जैक्ट दिखाई देता है कि प्रकाश का वे यही है। बात समझ? तो ये जो घटना घट रही है, इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो लैंग्वेजली एक बार इसे देखते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जब हम कोलाइडी विलयनों को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं, तो इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण ये प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आई? लेकिन जब हम प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, सॉरी एक मिनट अगेन सुनते हैं। जब हम प्रकाश की किरणों को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं, तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण ये प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। परंतु जब हम प्रकाश की किरणों को वास्तविक कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, और जैसे ही प्रकीर्णन करते हैं, वो प्रकाश हमें एक चमकते हुए शंकु की तरह दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग टिंडल शंकु कहते हैं। और ये जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब टिंडल प्रभाव के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, इस अगले टॉपिक का नाम है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है? पेप्टीकरण, इस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, पेप्टीकरण एक प्रक्रिया है। पेप्टीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? परिभाषा के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण हो जाए, अवक्षेपण होने का मतलब परत के रूप में जम जाए। जैसे एज एग्जांपल कि आप दूध का चाय होता है, तो दूध का चाय अगर होता है तो कुछ देर बाद अगर उसको रख दो, उसको पियो नहीं, रख दो अस्थायी रूप से, तो आप ये देखते हैं कि दूध के जो दूध का चाय होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। तो ये जो घटना है एक्चुअली स्कंदन की घटना है, अवक्षेपण की घटना है। और यदि हम जैसे दूध ही है, अगर दूध को हम बहुत अधिक टाइम तक बॉयल कर दें, उसको उबाल दें, तो हम ये देखते हैं कि उबालने के बाद जो हमारा दूध होता है ये मलाई के रूप में एक मोटी सी परत जम जाती है ना। तो ये जो घटना होती है, ये घटना एक्चुअली हमारी क्या होती है? स्कंदन होती है, अवक्षेपण होती है। तो जैसे कोई कोलाइडियल सोल्यूशन है, कोई कोलाइडी विलयन है, अगर इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाए, क्या हो जाए? स्कंदन हो जाए, अवक्षेपण हो जाए, तो उस स्कंदन वाले विलयन को
या अस्कंदित ताजे अवक्षेप को अगर हम फिर से कोलाइडी विलेन के रूप में प्राप्त कर लें तो ये जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं पेप्टीकरण। बात समझ में आई? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार अब इनको लैंग्वेज टू लैंग्वेज देखते हैं कि पेप्टीकरण की परिभाषा क्या होती है। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें किसी ताजे अवक्षेप को पुनः हम कोलाइडी विलयन में प्राप्त कर सकते हैं या कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर सकते हैं, पेप्टीकरण कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, वह प्रक्रम जिसकी सहायता से हम किसी ताजे अवक्षेप को या अवक्षेपित पदार्थ को पुनः कोलाइडी विलयन में प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं पेप्टीकरण। क्लियर है परिभाषा? ठीक है, और जिस पदार्थ के द्वारा, भाई अगर पेप्टीकरण हो गया है तो सीधी सी बात है, बिना किसी प्रक्रम के या बिना किसी बाहरी पदार्थ के मिलाए आप कोलाइडियल सोल्यूशन नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसके लिए हमको बाहर से एक पदार्थ मिलाना पड़ता है, कोई ना कोई, चाहे वो वैद्युत अपघट्य हो चाहे वैद्युत अनअपघट्य, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनमें हमको कोई बाहरी पदार्थ मिलाना पड़ता है। तो जिस पदार्थ के जरिए अवक्षेप कोलाइडी विलयन में परिवर्तित होता है, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं पेप्टीकारक। क्या कहते हैं? पेप्टीकारक। बात समझ में आई? पेप्टीकारक क्या होता है? ठीक है, अच्छा, पेप्टीकारक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं उसको। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट नियम है जिसका नाम है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम, ठीक है। हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? एक्चुअली ये जो नियम है ये स्कंदन पर ही बेस्ड है, स्कंदन पर ही आधारित है। चलिए देखिए, हार्डी-सुलजे ने 2 नियम दिए थे। पहला जो नियम है, इस नियम को देखते हैं। देखिए, हार्डी-सुलजे के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला नियम है वो ये है कि कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कराने में वे आयन प्रभावी होते हैं जिन पर उपस्थित आवेश कोलाइडी कणों के विपरीत होते हैं। ध्यान से लैंग्वेज को सुनिए, एक बार फिर से सुनिए। कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण अर्थात स्कंदन कराने में वे आयन प्रभावी होते हैं जिन पर उपस्थित आवेश कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत होते हैं। एज एग्जाम्पल, सपोज दैट ये आपने एक कोलाइडियल सोल्यूशन लिया है, ये आपके पास क्या है? कोलाइडियल सोल्यूशन है, एक कोलाइडी विलयन है। अगर आपको इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना है, अवक्षेपण कराना है, तो इस परिस्थिति में आपको इसमें कोई ना कोई बाहरी पदार्थ मिलाना पड़ेगा, चाहे वो वैद्युत अपघट्य हो चाहे वैद्युत अनअपघट्य हो। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो कोलाइडी विलयन है उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप यहाँ कोई ना कोई पदार्थ मिलाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमने कोई बाहरी पदार्थ मिलाया और सपोज दैट कि जो कोलाइडी कण है, इन कणों पर किस प्रकार का चार्ज है? मान लेते हैं हम लोग इन पर धनात्मक चार्ज है। जितने भी कोलाइडी कण, ये सब जितने कण है इस विलयन के, मान लेते हैं इन कणों पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपको इनका स्कंदन कराना है, इनका अवक्षेपण कराना है, तो कैसे होगा? आप बाहर से कोई पदार्थ मिलाइए, लेकिन वो बाहरी पदार्थ पर उपस्थित जो चार्ज होना चाहिए, जो आवेश होना चाहिए, इसकी प्रकृति इसके विपरीत होनी चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब इन कणों का, इस विलयनों का स्कंदन तभी होगा जब इन कणों का संपर्क इनके विपरीत प्रकार वाले आवेशित कणों से हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हार्डी-सुलजे का पहला लॉ होता है, पहला नियम होता है। एक बार अगेन देखते हैं हार्डी-सुलजे का पहला नियम क्या होता है। देखें, हार्डी-सुलजे के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण करने के लिए वे आयन प्रभावी होते हैं, वे आयन उत्तरदायी होते हैं जिन पर उपस्थित आवेश की प्रकृति कोलाइडी कणों के विपरीत होती है। बात समझ में आई? अगर इन कणों को
संयुक्त करना है, अवक्षेपित करना है तो संयुक्त होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये इकट्ठा तभी होंगे जब इन कणों को, जो कि पॉजिटिव है, जब किसी विपरीत प्रकार के, अपने से विपरीत प्रकार के कण के संपर्क में आएंगे तभी ये जा करके स्कंदित होंगे। बात समझ में आई? ठीक। एंड जो दूसरा लॉ है, जो दूसरा नियम है वो देखते हैं। हार्डी-सुलजे के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग देखिए, हार्डी-सुलजे का जो दूसरा नियम है वो ये है कि किसी भी कोलाइडी विलेन में, अच्छा, जो वैद्युत अनअपघट्य होते हैं, ठीक है, वैद्युत अनअपघट्य जिसे हम कोलाइडी विलेन जो है को स्कंदित या अवक्षेपित करते हैं, तो वैद्युत अनअपघट्यों के जो स्कंदन शक्ति होती है, वैद्युत अनअपघट्यों की जो स्कंदन शक्ति होती है, ये उनके स्कंदन आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि उनकी संयोजकता, वैद्युत अनअपघट्यों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उनके आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, स्कंदन शक्ति उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही अधिक वो स्कंदित करेंगे। बात समझ में? ठीक है। तो ये हार्डी-सुलजे का आपका दूसरा नियम था। तो आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग अगला लेसन कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट किया करिए, हम उसको अगेन अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इन टॉपिकों को आप बार बार रिपीट करिएगा, जो चीज़ नहीं आएगा कमेंट में करिएगा।